Dear students, we are going to start significant figures. Yesterday, you have been taught what is physical quantities. Do you know? Physical quantities in Hindi, भौतिक राशि. Those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called फिजिकल क्वांटिटीज. भौतिक राशियां वे सभी राशियां हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, रिप्रेजेंट की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मापा जा सकता है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट. अब ये दो तरह के थे, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल में क्या था? दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं. इसमें कौन कौन थे? लेंथ है, लंबाई, मास है, द्रव्यमान, टाइम, समय, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट क्या है? मोल है. क्लियर? और फिर दो सप्लीमेंट्री थे, रेडियन एंड स्टेरेडियन. उसका डिराइव्ड यूनिट्स क्या थी? डिराइव्ड दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज. जैसे आपका स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ईटीसी. आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर में जैसे आपको कोई नंबर दे, मेजरमेंट का कोई भी नंबर हो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिजिट जो है रिलायबल होते हैं, सर्टेन होते हैं, और कुछ अनसर्टेन होते हैं. तो यहाँ पे देखिए, आई डिस्कस्ड अबाउट एवरी मेजरमेंट. हर मेजरमेंट इन्वॉल्व, उसमें एरर पाए जाते हैं. चाहे आप किसी भी चीज़ को कितनी शुद्धता पूर्वक, कितनी ही, ठीक है, सही एक्यूरेटली अगर आप किसी चीज़ को मापते हैं तो उसमें कुछ न कुछ एरर आ ही जाते हैं. चाहे उस इंस्ट्रूमेंट का एरर हो, चाहे आप की इनकेयरलेसनेस हो. ठीक है. तो जैसा कि अबव डिस्कस किया गया है कि एवरी मेजरमेंट, हर मेजरमेंट में क्या होता है? एरर होता है. तो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, तो जो मेजरमेंट का आपको रिजल्ट मिलता है, शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे, अगर इस तरह से रिपोर्ट किया जाए, बताया जाए कि इंडिकेट्स द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट. नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज ए नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल डिजिट्स इन द नंबर दैट आर नोन रिलायबली. देखिए यही है, ऐसा नंबर जिसको आपको रिपोर्ट किया गया हो, नॉर्मली आमतौर से जो रिपोर्टेड रिजल्ट है किसी भी मेजरमेंट का, वो एक नंबर होता है. ठीक है, जिसके अंदर सभी डिजिट्स इंक्लूड होते हैं, दैट आर नोन रिलायबली. रिलायबली का मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, विश्वसनीय, जो काबिले एतमाद हो, प्लस साथ ही साथ द फर्स्ट डिजिट, उसमें पहली डिजिट दैट इज अनसर्टेन, जो कि अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है. द रिलायबल डिजिट मतलब रिलायबल डिजिट प्लस ऊपर के नीचे, द रिलायबल, द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट. रिलायबल मतलब जो सर्टेन डिजिट हो, प्लस साथ ही साथ पहली अनसर्टेन डिजिट, उसी को क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसे मान लीजिए कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक सिंपल पेंडुलम है. सिंपल पेंडुलम जानते हैं ना? ठीक है, ये है आपका सिंपल पेंडुलम.
ठीक है। इसको आप जब इधर मूव यहाँ से छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है, टू एंड फ्रो, दाएं बाएं, ठीक है, मोशन करेगा। तो ये आपका पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। ये एक बॉब है, कोई क्या नाम है, वजनदार कोई चीज़ है, और ये आपका क्या है, थ्रेड है, धागा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ वी से द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का जो पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, उसका एक रिजल्ट दिया है कितना, 1.62 सेकेंड। द डिजिट्स 1, ये डिजिट 1 है, 6 है, और क्या है, 2 है। तो डिजिट 1 एंड 6 आर रिलायबल, ये एकदम भरोसेमंद है, निश्चित है, ठीक है, एंड सर्टेन, रिलायबल भी है, और क्या है, सर्टेन है। वाइल द डिजिट 2 इज अनसर्टेन, जबकि 2 जो है आपका क्या है, अनसर्टेन है। दस द मेजर्ड वैल्यू, अब ये जो मेजर्ड वैल्यू है, इसको इसके अंदर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 है। इसी तरीके से लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए किसी मेजरमेंट में रिपोर्ट किया गया एक लेंथ है, एक ऑब्जेक्ट के लेंथ के बारे में, वो कितना है, 287.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द डिजिट्स 2, 8, 7 आर सर्टेन while the digit 5 is uncertain. Clearly reporting the result of measurement that includes more digits than the significant digits is superfluous and also misleading. अब इसके बाद superfluous मतलब फालतू, उसके बाद क्या है, फालतू है। कहने का मतलब एक ऐसा नंबर जिसके अंदर कुछ डिजिट रिलायबल हो, सर्टेन हो, अब साथ ही साथ कुछ डिजिट अनसर्टेन हो, इसी को क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके रूल्स हैं, जान लीजिए। पहला रूल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी जो नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरो को छोड़ करके जितने भी ज़ीरो के अलावा, ठीक है, डिजिट्स हैं, वो क्या मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट। बोलते हैं ना, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट द ज़ीरो गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर। नंबर के शुरू में अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा, बाकी सारे डिजिट्स जो है काउंटेबल है, उन्हें काउंट किया जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए 0 पॉइंट, ठीक है, 135, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 0.0013, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 हैं। ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी डिजिट सिग्निफिकेंट मानी जाएंगे एक्सेप्ट द जीरोज, जीरो को छोड़ करके, गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर, नंबर के शुरू में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कितने सिग्निफिकेंट है, 2 है, क्लियर। लेकिन दूसरा जो रूल है, जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट, जीरो जो है सिग्निफिकेंट बन जाएगा इन केस, कब, इफ इट कम्स बिटवीन 2 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो के बीच में आ जाए। सपोज दैट अगर मैं लिखूँ 0.1305, तो यहाँ पे ये ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट बनेगा। अब इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं, क्लियर। इसके साथ तीसरा जो रूल है कि जो राइट में ज़ीरो आएगा वो भी क्या नाम है, सिग्निफिकेंट बनेगा। जैसे 0.1350, ठीक है। तो इस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 है, क्लियर। तो यहाँ पे ऑल द नॉन ज़ीरो, सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ज़ीरो को छोड़ करके जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। ऑल द ज़ीरोज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो, 2 नॉन ज़ीरो के बीच में अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो भी
सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल, इससे कोई मतलब नहीं कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से लेस है, 1 से लेस है, तो द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, तो डेसिमल के जो राइट पे है, ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट के बाद जो 2 जीरो है ये काउंटेबल नहीं है, ये शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ से 1 2 3 4 देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। द अंडरलाइंड जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये जिस पे अंडरलाइन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद द टर्मिनल आर ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है, अगर डेसिमल नहीं लगा है किसी भी नंबर में, तो द टर्मिनल जो ट्रेलिंग जीरोज है, ठीक है, विदाउट अ डेसिमल, तो वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं माना जाए। जैसे 1 2 3 मीटर है, इसको आप लिख दिए 1 2 3 डबल ज़ीरो, ठीक है, 1 2 3 ट्रिपल ज़ीरो मिलीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3 है, इसमें 3 है। विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं लगा है तो राइट में जितने ज़ीरोज़ आप देख रहे हैं वो सिग्निफिकेंट में नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर? तो इन नट शेल ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी डिजिट सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी एक्सेप्ट द जीरोज गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर। शुरू में जो जीरोज आएंगे पॉइंट के, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर के शुरू में 2 0 आ रहा है, ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। तो पहला रूल ये है, सभी डिजिट सिग्निफिकेंट माने जाएंगे सिवाय उस जीरो के जो नंबर के शुरू में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? और उसके बाद ये सिग्निफिकेंट बन जाएगा कब? इफ़ इट कम्स बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो के बीच में अगर आए तो वो आपका सिग्निफिकेंट बनेगा। तीसरा था कि अगर पॉइंट नहीं है, उस नंबर में पॉइंट नहीं है और राइट हैंड साइड में आपके ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड, उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। उसको छोड़ करके बाकी डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट डिजिट। देखिए 1 2 3, इसमें तो ज़ीरो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं। ये 2 ज़ीरो किसकी वजह से आया है? क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बनाओगे तो 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए ये 123 मीटर है यहाँ पे, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज है, यहाँ पे मिलीमीटर चेंज है। ठीक है, तो ये ज़ीरो आपको, हाँ, नॉट काउंटेबल। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड एग्जांपल 1.1 है। ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figure? मतलब इसका जो रिजल्ट लिखना है वो जो सबसे मुनासिब है, उपयुक्त है, सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, उसी में आपको आंसर शो करना है। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये आपका क्यूब है, ठीक है। नहीं, वॉल्यूम थोड़ी है। सपोज दैट ये आपकी साइड है, ठीक है, साइड ए है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल 6 इंटू साइड का स्क्वायर या 6 इंटू ए का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे ईच साइड दी है, कितनी है? 7.203 मीटर। व्हाट आर द, अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, जल्दी बोलिए। 1 2 3 4 पॉइंट है ना, ठीक है।
व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होगा। तो देखिए ये साइड है, इसका स्क्वायर किया गया है 7.203 का स्क्वायर, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट। ठीक है, ये रिजल्ट आप मिलेगा। अब इसके बाद हमको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट में 311 और फिर 0.2, 9 को हटाएंगे तो उससे पहले एक नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर, ये मालूम। तो 311.3, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है, और क्वेश्चन में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है, तो टैली कर गया। तो इसीलिए कहा गया कि एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो क्वेश्चन था उसी, जो क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर जितना है वही आंसर में भी उतना होना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, बोलिए, साइड का क्यूब। तो देखिए साइड का क्यूब 7.203 के पावर 3, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट इतना मिलेगा आपको। तो आप इस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3589 है इस वक्त, लेकिन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर लाना है तो आपको इतना लेना पड़ेगा 373.7। क्यों इतना लेना पड़ेगा, बिकॉज इन स्टार्टिंग इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया। अब आइए एग्जाम्पल 1.2 में 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, जिसका वेट कितना है, वजन कितना है, मास कितना है, मास हाँ 5.74 केजी नहीं है, ग्राम है। और वो ऑक्यूपाई जगह घेरता है। ठीक है, ये वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 1.2 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी, इसके डेंसिटी को एक्सप्रेस करिए बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। और ध्यान रहे सिग्निफिकेंट फिगर का, तो डेंसिटी का फार्मूला बोलो, वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ऊपर 3 है। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड मास। ये मास है, जो मेजर्ड मास है उसमें देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, वेयर एज देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वॉल्यूम। तो हेंस डेंसिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड टू ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जो सबसे कम वाला रिजल्ट है उसी को आप अप्लाई करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा डेंसिटी की यूनिट, ठीक है, डेंसिटी की यूनिट अगर सीजीएस सिस्टम में किसमें है, सीजीएस का फुल फॉर्म, तुम स्लो बोलो नहीं तो कहेंगे कि कैसा स्टूडेंट है। हाँ, सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, एसआई का फुल फॉर्म, हाँ वेरी गुड, इंटरनेशनल सिस्टम। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो और रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन आपको कितना लेना है, ओनली 2, जो सबसे लीस्ट है, तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। आप अगर नहीं ले जाना चाहते तो मत ले जाइए, उसको नीचे कर लीजिए, उसमें क्या है। ये एक्चुअल में क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट, चूँकि फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो यूनिट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मास का क्या होता है, केजी, ठीक है, ये मीटर क्यूब। तो जब ये ऊपर लेके जाओगे तो कोई भी पाव जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उसका सिंबल बदल जाता है। तो केजी एम के पावर माइनस, अब चूँकि ये सीजीएस में है तो सेंटीमीटर के पावर -3। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, ओके। देखिए, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, बोल्ड में लिखा है ना कि एक फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस हैं वो आर होते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, मास है, ठीक है, आपका जितने हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन आर द पावर्स, ये वो पावर्स होती, घातें होती, घात, ठीक है। और एक्सपोनेंट, पावर बोलो या एक्सपोनेंट, टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड, जो बेस क्वांटिटीज के ऊपर रेज की जाती है, लिखी जाती है, चढ़ाई जाती है, ठीक है। क्या समझे, बोलिए। द डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये एक्चुअल में पावर्स हैं। क्या है? पावर्स हैं या घाते हैं या एक्सपोनेंट है, जिसको बेस क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके ऊपर चढ़ाई जाती है। कन्फर्म? ये डायमेंशन हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, इन मैकेनिक्स ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एल, एम एंड टी। मैकेनिक्स के अंदर सभी भौतिक राशियों को या फिजिकल क्वांटिटीज को हम इस डायमेंशन के टर्म लिखते हैं। लेंथ मतलब किसी भी लेंथ को, किसी भी लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला है एल है, ब्रैकेट के अंदर मास का एम है और टाइम का टी है। तो लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के अंदर क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। तो लेंथ भी एक तरह से क्या है? डिस्टेंस है। ब्रेथ भी क्या है? एक तरह से डिस्टेंस है। हाइट भी क्या है? एक तरह से डिस्टेंस है। तो सभी डिस्टेंस का जो सिंबल बनेगा डायमेंशनल फार्मूला में, क्या बनेगा? कैपिटल एल बनेगा, कैपिटल एल बनेगा। तो इसी तरह देख रहे हैं, एल इंटू एल इज इक्वल टू एल के पावर 3, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल और दे रहा हूं कि सपोज दैट, ये तो वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के बारे में आप जानते हैं, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। तो जब डायमेंशन की बात आएगी तो इसको जो है आप लिखेंगे एल, ऐसे लिखिएगा। और बी भी एक तरह से क्या है? लेंथ ही है। बी चौड़ाई अगर है, ब्रेथ इसकी मीनिंग होती है, लेकिन वो एक तरह से इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। तो इसका भी ये लेंथ हो गया। हाइट भी आपका लेंथ हो गया। तीनों चूंकि बेस सेम है तो पावर मस्ट बी एडेड, तो ये आपका हो जाएगा L3। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल अगर लिया जाए, मान लीजिए एरिया, क्या लिया? एरिया इक्वल टू क्या होता है? लगता है हाफिजा कुछ कमजोर हो गया है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल को क्या लिखोगे? ये ऐसे लिखना है भाई, ब्रैकेट के अंदर। बी को इट इज आल्सो एल। अब ये हो जाएगा एल स्क्वायर या L2। ठीक, एक और एग्जांपल दिया जाए ताकि एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, सपोज दैट मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन। क्या लिख रहा हूं? एक्सीलरेशन, हिंदी में इसको त्वरण कहते हैं। इसका सिंबल है बच्चों ए, स्मॉल ए। ठीक है, एक्सेलरेशन ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम या पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? चेंज इन वेलोसिटी, देखो चेंज इन वेलोसिटी यानी दो वेलोसिटी होगी, एक शुरू की और एक आखिर की। यू और वी का नाम सुने ना। तो चेंज जब बोला जाएगा तो बीच में माइनस लगाना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? वी माइनस लगाना यू। देखो ये चेंज, ठीक है।
और अपॉन टाइम। ठीक है, तो v माइनस यू, v को मैं इससे पहले बताया था, v को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। इसको कहते हैं क्या? फाइनल वेलोसिटी। हाँ, यहाँ पे ये वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, और ये आपका टाइम है। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ भाई, अभी तो। अब आइए, हम यहाँ तक पहुँचे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन, ये डेल्टा वी लिख दीजिए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ज़रा सोचिए, v वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये सब फार्मूला एकदम रट लेना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये वेग है, हिंदी में वेग बोलते हैं, और चाल को स्पीड बोलते हैं। स्पीड भी लिख दे रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत अंतर है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी। ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन या डायरेक्शन बोथ विल बी रिक्वायर्ड, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेलोसिटी आपका वेक्टर है, स्पीड आपका स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, डिस्टेंस आपका स्केलर है। ये आपको मालूम होना चाहिए, वरना आपका बीटेक कमज़ोर हो जाएगा। अब आइए, यहाँ पे हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। डायमेंशन क्या है? एक्चुअल में पावर्स है, आर एक्सपोनेंट्स है, टू विच द बेस ऑफ क्वांटिटीज आर रेज्ड। एक्चुअल में एक्सपोनेंट, वो क्या नाम है, डायमेंशन जो है हकीकत में वो घाते हैं, पावर्स है, जिसको हम बेस क्वांटिटीज पे चढ़ाते हैं या उसके ऊपर लिखते। चढ़ाने का मतलब ये है कि देखिए थे, अभी देखे थे एल के पावर 3 चढ़ा दिए, उस पर लिख दिए, ये बेस क्वांटिटी है कि नहीं? क्लियर हो गया? अब बताइए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है क्या? दूरी तो है, बस एक निश्चित दिशा में। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो उसका, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एल ही तो होगा, क्योंकि इट इज आल्सो अ लेंथ, ये तो एक लेंथ है। और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी होता है। जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका हो जाएगा एल टी माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखना, ठीक है? थोड़ा सा भी गाफिल मत होना। अब यही सेम, चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। क्लियर है? डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम होता है। आगे बढ़े तो एल टी माइनस 1 किसका हो गया? किसका हो गया भाई? डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। बट हम कहाँ पहुँचे थे? ए इजकल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पे। तो डेल्टा वी क्या है? वेलोसिटी है, उसका अभी आपने निकाले थे क्या? एल टी माइनस 1 निकाले थे कि नहीं निकाले थे? और नीचे क्या है? टी। समय का डायमेंशनल फार्मूला टी होता है। जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो एल टी माइनस 1 पहले से है, और ये जो है टी माइनस 1 नीचे से ऊपर जाने की वजह से, तो टी माइनस 1 कितना हो जाएगा? एल टी माइनस 2। इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर? अब एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड या चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट्स यूनिट इज स्पीड एंड वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। एकदम दोनों
एकदम जबान पे रहना चाहिए। आइए एक एग्जांपल और दे के बात खत्म करते हैं। सपोज दैट फोर्स है, क्या है, क्या है बच्चों, फोर्स। फोर्स क्या है, बल, हिंदी में बल कहते हैं। कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और अगर फोर्स की दिशा में ये थोड़ा सा चले, डिस्टेंस को कवर करे, इसके अंदर मूवमेंट आ जाए, तो इसको कहते हैं फोर्स। ठीक है, बल, बल जिसको बल कहते हैं। तो फोर्स जो है F इजिकल टू क्या होता है, जब कोई बॉडी होगी ना तो उसके अंदर मास होगा। जब बॉडी होगी तो जब मास होगा, जब आपने उसको पुश किया है, फोर्स लगाया है, ताकत लगाया है, तो हिली डुली होगी, कुछ मूवमेंट उसके अंदर आया होगा, तो एक्सेलरेशन आया होगा। ये फोर्स का फार्मूला है। फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपको मालूम है इसका जब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो ये चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कौन, मास, तो इसका जो है कैपिटल एम ऐसे लिखिएगा, ए ऐसे, और ए का भी अभी गेट किए हैं क्या, यस, एल टी माइनस, ये आपका एल टी माइनस टू। तो आपका एफ का डायमेंशनल फार्मूला हो गया बच्चों एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस, क्लियर हो गया। अब निकाल लेंगे ना। अब आइए एक और वर्क का ले लीजिए, वर्क, डब्लू, वर्क का सिंबल क्या है, डब्लू। वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क, वर्क जो होता है एफ इंटू डी बोलिए या एफ इंटू एस बोलिए या एफ डी कॉस थीटा बोलिए। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ इंटू, या किसी किसी किताब में एफ इंटू एस लिखा है, क्लियर है। और जब वर्क किसी कोई ऑब्जेक्ट एंगल बनाता हुआ, ठीक है, तो उस वक्त एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए हम एफ डी लिख रहे हैं या एफ एस लिख रहे हैं, समझ में आई बात। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बॉल है, ठीक है ना। इस बॉल, ये बॉल मान लो ए पोजीशन पे थी, जब इस पे तुमने फोर्स लगाया तो ये लुढ़क के या डगर के यहाँ बी पोजीशन पे चली गई। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, और जो आपने फोर्स लगाया था, फोर्स 5 मान लीजिए न्यूटन। देखिए पीछे हम भूल गए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, क्लियर। और अगर उसमें आपको शो करना होगा तो फोर्स की यूनिट मैं यहाँ पे पिछला दोहरा दे रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना, इसकी यूनिट न्यूटन या केजी, एम का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब जब यहाँ पे आपने फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स लगाया बॉल पे, बॉल जो है 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो डब्ल्यू कितना हुआ, काम, काम कितना हुआ, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अब डब्ल्यू की यूनिट जूल होती है, क्या होती है, जूल। देखिए जूल, जे ओ यू, जूल, ठीक है। या न्यूटन, न्यूटन बोलिए, जल्दी बोलिए, मीटर, एस का है ना डिस्टेंस है, न्यूटन मीटर। इसी में से ढूंढ के रखिए, ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। चलिए तो एफ इंटू डी या एफ इंटू एस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, वर्क। तो चलिए अभी आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखे थे क्या, एम एल टी माइनस टू, और डी क्या है, डी एक तरह से इट इज़ एक्चुअली लेंथ है, तो ये इसका एल होता है। तो अब देखिए एल एल मिल करके, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, तो क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ
वर्क। बहुत हो गया एग्जाम्पल। तो चलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे L3 हो गया। टाइम अगर नहीं है उसके अंदर, टाइम अगर उसके अंदर नहीं आ रहा है तो T0 मान लीजिए, लेकिन कोई ज़रूरी जब नहीं है तो नहीं कर दीजिए। सिमिलरली फोर्स हो गया, मास लेंथ इनटू टाइम हो गया, ये सब हो गया। अच्छा, ये है ना कि ऊपर है, हैं ऊपर है। डायमेंशनल फार्मूला नहीं, मास 1 डायमेंशन in length and -2 dimension in time, the dimension and all other base quantities are 0। ये किसका लिया है? हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, आपको इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है डायमेंशनल फार्मूला इस पे लिखना है, ठीक है। द लेंथ है द डायमेंशन इस तरीके से, L, मास को M, टाइम को T। ये डायमेंशन फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला किसका है? फोर्स का है, MLT-2। चलिए ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब हेडिंग है डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब आइए इसमें हम इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला से आप चेक कर सकते हैं कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। पहला तो ये फ़ायदा है कि आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, कोई फार्मूला आपको मिल रहा है वो सही है कि गलत है। तो देख लीजिए, मान लीजिए V इज इक्वल टू U प्लस AT है ना, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये सही है कि गलत है, चेक करिए। दोनों तरफ का डायमेंशन ले लीजिए, ठीक है, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लेंगे, LHS का डायमेंशन तो V है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? LT-1 है, ठीक है। RHS का ले लीजिए, RHS का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों U प्लस AT है, तो U का तो LT-1 होता है और प्लस एक A का है, A क्या है? एक्सेलरेशन है, तो इसका LT-2 होता है, बोलिए, और T का T होता है, ठीक। तो दिस विल गिव, अब देखिए यहाँ पे LT-1 और ये T है, ये -2 है, ये T1 है, दोनों बेस इक्वल है, दोनों बेस इक्वल है, दोनों बेस इक्वल है, तो पावर ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LT माइनस, ये भी 1 हो जाएगा। बोलो ये -1 कैसे आया? यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है। अब बेस सेम जब रहता है तो पावर को ऐड किया जाता है, तो ये -2 + 1 विल बी -1। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं इक्वल L2 इंटू LT-1? बोलिए। और डायमेंशन में कांस्टेंट इज मीनिंगलेस, कांस्टेंट की अर्थहीन होता है। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए ये हमारा इक्वेशन क्या है? सही है भाई। ये क्या है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एग्जाम्पल दे दूँ कि नहीं? एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², याद है? इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है ना, V इक्वल टू U प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², V² इक्वल टू U² प्लस 2 AS। S क्या है? ये डिस्टेंस आपका है, इसका डायमेंशनल फार्मूला L होता है, LHS मिल गया। इसका U का क्या होता है? LT-1 और प्लस यानी T है, ये आपका T हो गया। ये इसमें मीनिंगलेस होता है बच्चों, हाफ से कोई मतलब नहीं है। अब प्लस A का क्या होता है? LT-2 होता है, और T² है,
तो टी का टी होता है, उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक। अब जब ये एल एच एस छोड़ दीजिए, आर एच एस को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये टी है, ये 1 है, ये है, तो मिला क्या, एल खाली मिला ना। और यहाँ पे T2 और T-2 ये कैंसिल हो जाएगा, मिला क्या, L मिला, ओके। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2L हो गया। डायमेंशन में कांस्टेंट मीनिंगलेस है, उसको इग्नोर कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों सेम हो गया। सो द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। आइए मैं थोड़ा सा अपने से गड़बड़ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि पता चल जाए। सपोज दैट एस इज इक्वल टू, ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ पे यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए करेक्ट है कि इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन प्रूव करिए कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ठीक है, इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट। तो ये तो एल होता है किसका, लेफ्ट हैंड साइड, ये यू टी है, एल टी माइनस 1 और टी का स्क्वायर, समझ में आई बात। और प्लस उधर मिला आपको, ये छोड़ दीजिए, ठीक है, एल टी माइनस 2 और ये T2 टी स्क्वायर टी। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, बोलिए, ये इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल टी माइनस एल टी वन बनेगा, या 1 हटा दीजिए। और इधर क्या मिला, प्लस एल। देखिए एल एच एस में ओनली एल है, आर एच एस में एल टी प्लस एल है। सो द अबव इक्वेशन इज इनकरेक्ट, कन्फर्म। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम ये सीखेंगे कि ये कोई इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो कैसे उसको करेक्ट बनाया भी, ये भी इसका फ़ायदा है। और कुछ इसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, कमियां भी हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया, अच्छा ये बात है। हाँ बस, तो मैं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करूँगा। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन कल हम शुरू करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस और इसके कितने एप्लीकेशन हैं, ठीक है।